नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट देखिए, जिसका नाम है भारतीय इतिहास। 2014 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या फिर दोस्तों 11 और 15 मार्कर हो, वो सब कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों। 2014 में एक क्वेश्चन आया था जो कि था 3 मार्कर। पहले कवर करते हैं संस्कार। तो संस्कार क्या होते हैं दोस्तों? यदि हम संस्कार की बात करें तो 16 संस्कारों की बात की गई है, जिनमें अन्नप्राशन, गर्भधान है ना, अन्नप्राशन, विवाह, यज्ञोपवीत, ये सब इसके अंतर्गत 16 संस्कार आते हैं। और संस्कार का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, स्वच्छता होता है। दोस्तों देखिए, इस लेक्चर में आपको 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगे कि आपका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले जो बात होगी तो किस पे होगी? तो पैटर्न पे होगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए कि जो स्टूडेंट नए हैं, कैसे लिखना है इस पर भी बात होगी। तो कैसे लिखें ये कवर होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनसे हम क्या आगे संभावनाएं व्यक्त होती हैं, क्या रिपीटेशन हो रहा है, तो इसकी भी बात हम करेंगे। देखिए, संस्कार क्वेश्चन आया था एक 2014 में क्वेश्चन आया था जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत दोस्तों, जैन धर्म में है ना अहिंसावाद, पंच महाव्रत, जिनमें यदि हम अहिंसा की त्रिरत्न की बात करें है ना, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र आता है। पंच महाव्रत वो आपको पता ही होगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। तो ये फिर अनिश्वरवादिता, क्योंकि ईश्वर को नहीं माना है, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, तो अनिश्वरवादिता, श्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत, हाथी की पूंछ वाला आपको याद ही आ रहा होगा। और कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। देखिए, ये एक अंतर रहता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, कि जैन धर्म जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो एक जैन धर्म से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन दोस्तों 2014 में मेगास्थनीज के बारे में पूछा जा चुका है। जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैसे ही दोस्तों मेंस के भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम हर एक यूनिट के क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था? ये सबसे पहले आपको लिखना है कि कौन है। यदि कोई बुक पूछी गई है तो उसके रचनाकार कौन है ना, वो किससे संबंधित है, या उसका महत्व क्या है, या उसका विशेष करके आपको लिखना है यदि कोई आपसे बुक पूछी जा रही है। अब जैसे कि मेगास्थनीज कोई नाम आया है पर्टिकुलर, तो ये किस काल के थे, ये क्या थे। फिर इन्होंने यदि कोई बुक लिखी है तो आपको बुक के बारे में बताना है। किसी राजा के दरबारी कवि रहे हैं तो कवि के बारे में बता देना है, या दरबारी कवि रहे तो उनके बारे में बता देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको विशेष करके जो इनसे संबंधित तथ्य है वो लिख देना है। तो मेगास्थनीज जो है ये एक यूनानी, मौर्य काल के यूनानी राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों मौर्य मतलब ये अपन पहले ही बता चुके हैं कि मौर्य काल में आया था। तो तत्कालीन प्रशासन, राज प्रसाद, सामाजिक स्थिति को लिपिबद्ध किया है, या आप लिख सकते हैं कि पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर एक साल जो है हर एक साल हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। छठवां क्वेश्चन है हमारा 2015 में आया है, मोहनजोदड़ो का विस्तृत या वृहत स्नानागार। तो वृहत स्नानागार देखिए, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो का जो वृहत स्नानागार है। कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान, लरकाना जिला, सिंधु नदी घाटी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। इसकी खोज किसने की है? तो खोज लिखना है, और फिर लिखना है राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, पिगट में इसे आश्चर्यजनक, क्योंकि पहले 2019 तक जो है वो 3 लाइन मिला करती थी, तो आप जो है वो भर भर के लिखा करते थे। अब लेकिन आपको सिर्फ 3 मार्कर में 2 लाइन ही जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? शब्द सीमा पे विशेष ध्यान रखना है, जो पॉइंट है वही लिखना है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। और देखिए, मैं आपको ये स्टैंडर्ड, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इससे भी अच्छा नहीं लिखा जा सकता, इससे भी कई गुना अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन जो प्रमुख मेन पॉइंट है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे भी एक फैक्ट जो है उस एक टॉपिक के कई सारे फैक्ट हो सकते हैं। सारनाथ क्या है? तो उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी के पास स्थित है।
गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था और यहाँ पर अशोक के द्वारा एक अशोक स्तंभ स्थित है। पंच अणुव्रत, देखिए फिर से जैन धर्म रिपीट हुआ, जैन धर्म से फिर से एक क्वेश्चन आया। पंच अणुव्रत ये जैन धर्म का सिद्धांत है और पार्श्वनाथ द्वारा जो है 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर के द्वारा पांचवा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य जो है वो इसमें शामिल किया गया था। फिर दोस्तों सीता अध्यक्ष, फिर मौर्य काल से क्वेश्चन रिपीट होता है 2016 में। कौन था सीता अध्यक्ष? तो मौर्य, देखिए आप संभावना देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। सीता अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मौर्य काल में एक विभाग का प्रमुख, जो कृषि विभाग हुआ करता था, जो खेती से संबंधित, जो खेती बाड़ी से संबंधित काज को देखा करता था, वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन का एक कृषि विभागाध्यक्ष या अमात्य हुआ करता था सीता अध्यक्ष, जिसका कार्य राजा की निजी भूमि की खेती बाड़ी करना होता था। इसी के साथ दोस्तों बहुत ही अध्यक्ष जैसे कि विविता अध्यक्ष है ना, पणाध्यक्ष, पणी अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर आप 18 तीर्थ में जो है मौर्य साम्राज्य विभाजित था, तो आप देख सकते हैं 18 तीर्थ मतलब विभाग। विशाखादत्त गुप्तकालीन, यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या आ गया, गुप्त से संबंधित आ गया है। विशाखदत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस के क्या थे, मुद्रा राक्षस की रचना की थी और देवी चंद्रगुप्तम भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। कहाँ पर? ये किसके शासन काल में दोस्तों? तो ये मौर्य वंश के साथ साथ ये वही विशाखदत्त हैं जिन्होंने क्या किया था, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा था। क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा था। वृषल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल का, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी का वर्णन विशाखदत्त ने किया है। नेक्स्ट आता है अश्वघोष। ये देखिए कोई पर्टिकुलर, कोई ना कोई कवि, कोई ना कोई रचनाकार, साहित्यकार, एक ना एक 3 मार्कर पूछा ही जाता है। अश्वघोष कौन थे? तो बौद्ध धर्म के महाकवि एवं दार्शनिक थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी और कनिष्क के ये क्या थे, नवरत्नों में से, या दरबारी भी कवि थे और नवरत्नों में से एक थे। दोस्तों 2017 में कलिंग युद्ध पूछा गया था। मोस्ट आईएमपी कलिंग युद्ध कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्या है कलिंग युद्ध? तो इसका वर्णन कहाँ पर है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, यहाँ पर कलिंग युद्ध का वर्णन है। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। दोस्तों सबसे पहले ये वही अशोक महान जिन्हें ऐसा कार्य किया अशोक ने कि दोस्तों धम्म का प्रचार प्रसार किया, और धम्म के पहले अशोक ने कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध के बाद ही हृदय परिवर्तन होता है। उपगुप्त के द्वारा इन्हें शिक्षा दी जाती है अशोक महान अशोक को, जहां पर भैरी घोष की नीति से अशोक धम्म घोष की नीति को अपनाते हैं। ये अशोक का अंतिम युद्ध था और इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट आता है कर्ण वंश। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। 73 ईसा पूर्व से लेके 28 ईसा पूर्व सुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आता है। और दोस्तों कर्ण, वासुदेव कर्ण किसके क्या थे? संस्थापक थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये तो याद आ गया होगा आपको, है ना। एक साउथ इंडियन मूवी भी है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका वर्णन नासिक अभिलेख और सांची अभिलेख में मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो शासनकाल था ये कितना वर्ष का था? तो 24 वर्ष का इनका शासनकाल था। बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने जो है वो जीता था। नेक्स्ट आता है मौखरी वंश। तो दोस्तों मौखरी वंश था कहां पर? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खास करके मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गुप्त वंश के पतन के बाद में मौखरी राजवंश की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और इसका प्रथम सामंत हरिवर्मा था। तो देखिए कोई भी आपसे वंश पूछा जाए, जब भी आपसे कोई वंश पूछा जाए तो आपको उसका लिखना है सबसे पहले क्षेत्र। हेडिंग क्या आएगी? क्षेत्र। क्षेत्र के बाद दोस्तों आप इसकी राजधानी, यदि आपको याद है किसी वंश की तो राजधानी लिख सकती हैं प्रथम, या फिर लिख सकते हैं प्रमुख शासक पूछे जाए तो प्रमुख शासक लिख सकते हैं। और फिर यदि आपको कुछ विशेष याद आ रहा है तो आप उन्हीं 2 लाइनों में आपको विशेष भी लिखना है। कम से कम आपको 2 से 3 पॉइंट आपको लिखनी है। नेक्स्ट है जो ऋग्वैदिक पंचजन्य, ये 2019 पहले वाला जो मेन 19 का पेपर हुआ था मार्च 2021 में, वो उसमें आया हुआ था ऋग्वैदिक पंचजन्य।
दोस्तों ये जो ऋग वैदिक पंचजन्य में 5 कबीलों को पंचजन कहा गया, जिनमें कौन कौन आते हैं, तो पुरु आता है, पुरु, यदु, तुर्विस, ध्रुवु और अनु, इन्हें पंचजन्य कहा गया। वसुबंधु कौन थे, ये आईएमपी क्वेश्चन है। वसुबंधु दोस्तों देखिए बौद्ध दार्शनिक एक ना एक आता ही है, लगभग संभवतः हर साल एक ना एक जो है वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो वसुबंधु कौन थे, ये बौद्ध न्यायिक थे, है ना, और हीनयान के ये प्रचारक थे। 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित था, है ना, महायान और हीनयान। तो ये हीनयान के क्या थे, हीनयान के प्रथम वैभाषिक वेत्ता थे और योगाचार के सिद्धांतों पर इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। साथ ही साथ ये किसके समकाली थे वसुबंधु, तो ये गुप्त वंश के कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बलादित्य के ये समकालीन थे। मौर्य काल में तीर्थ, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट आया, पहले सीताध्यक्ष एक तीर्थ के बारे में पूछ लिया गया, अब डायरेक्ट ही तीर्थ आया था 2019 में। मौर्य काल में जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें दोस्तों तीर्थ कहा गया था, विभाध्यक्ष कहा गया था। और ऐसे ही मुद्रा राक्षस और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का जो है वो अमात्यों का या 18 तीर्थों का प्रमुख वर्णन किया गया है, ये विभाग हुआ करता था। नेक्स्ट आता है देवल, ये 2020 का पैटर्न है। अब यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आया था देवल। दोस्तों इसके पहले चचनामा भी एक बार पूछा जा चुका है, तो चचनामा और देवल, देखिए देवल ये वही बंदरगाह है जो कि सिंध प्रांत के पास में स्थित है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जो भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। वो यहीं पर दोस्तों सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे, ये वही देवल बंदरगाह है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ से 6 मार्कर 5 मार्कर कवर करेंगे हम। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंशीय प्रतापी शासक, जिनका शासनकाल 380 से 415 तक था। और इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी, तो इनकी उपलब्धियां यदि हम बात करें, आप डिवाइड कर सकते हैं उपलब्धियां, कुछ राजनीतिक उपलब्धियां भी थी, है ना, तो कुछ राजनीतिक उपलब्धियां आ जाएंगी, कुछ इनकी कुछ सैन्य उपलब्धियां आ जाएंगी, और फिर तीसरा पॉइंट इनमें अन्य करके लिख सकते हैं। राज्य, देखिए राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या थी, तो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। वैवाहिक संबंध जैसे कि नाग वंश की कुबेर नागा से विवाह किया, है ना। इसके अलावा दोस्तों अपनी पुत्री प्रभावती का जो विवाह है वो वाकटक नरेश के साथ किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है किसको पराजित किया था दोस्तों, यदि हम बात करें तो शकों को पराजित किया था इन्होंने, मालवा के शकों को पराजित किया था और शकारी की उपाधि धारण की थी। सैन्य उपलब्धि में क्या क्या आ जाएगा, इनकी सैन्य उपलब्धि में दोस्तों यदि हम बात करें तो इन्होंने गुजरात, काठियावाड़ आदि से शकों को हराया और दक्षिणापथ की विजय इनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। अन्य जैसे कि इन्होंने नवरत्न, इनके दरबार में कालिदास, वराह मेहर, है ना, जैसे नवरत्न जो है वो इन्होंने रखे थे। ये आप क्या होगी इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने दोस्तों जिस प्रकार से उस टाइम पर रूढ़िवादिता और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो देखिए मूर्ति पूजा का प्रचलन गुप्तों के बाद में काफी हो चुका था, और इसी कारण ये मूर्ति पूजा का बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का जो है वो खंडन किया है, ईश्वरवाद का खंडन किया हुआ है। साथ ही साथ अपने अपने है जाति वर्ण व्यवस्था का क्या किया है, तो इनका विरोध किया है। इन्होंने मध्यम मार्ग दिया था। तो लोकप्रियता का कारण क्या था, सबसे पहले तो इन्होंने जो उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। जब किसी व्यक्ति नेतृत्वकर्ता का प्रभाव ज्यादा होता है तो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी, बीजेपी का आज बीजेपी इतनी नहीं उठी होती जितनी मोदी जी के नाम से उठी हुई है। दोस्तों एक व्यक्ति जो है जिस प्रकार से क्या कर रहा है कि बीजेपी का नाम आते ही हमें मोदी जी याद आते हैं, ठीक उसी प्रकार गौतम बुद्ध, यदि बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो हमें गौतम बुद्ध याद आते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने परंपरावादी युग को क्या किया, परंपरावादी उस युग में स्वतंत्र विचार को जन्म दिया था और धार्मिक क्षेत्र में उस स्वतंत्र विचारों को प्रतिष्ठित किया था।
अपनी लोक भाषा जनहित की भाषा पाली में उपदेश दिए थे और बौद्ध संघ न्याय, सदाचार, अध्ययनशीलता का दृष्टांत था। साथ ही साथ ये बहुत सारे राजाओं का इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। जैसे कि दोस्तों देखिए, संरक्षण प्राप्त हुआ से मतलब क्या है कि बहुत सारे राजाओं ने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। जैसे राजा बिंबिसार हो गया, प्रसेनजीत हो गया। साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था, क्योंकि उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो चुकी थी। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भी इन्होंने कोई भेद नहीं किया। इस प्रकार से ये लोकप्रिय हो गए। और बुद्ध का व्यक्तित्व भी इस प्रकार से था, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार शीलवान, शौर्यवान था कि लोग जो है वो इनसे जुड़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, बौद्ध धर्म से फिर एक क्वेश्चन आता है कनिष्क। दोस्तों यदि हम कनिष्क की बात कर रहे हैं तो कुषाण वंश का था कनिष्क, और जब इसने 78 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया था, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में इसने क्या क्या काम किए। तो अशोक, कनिष्क की जगह अशोक का मूल्यांकन भी पूछा जा चुका है और जा सकता है। बौद्ध धर्म में इसने क्या क्या किया। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की चौथी संगीति है ना, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। महायान शाखा को इसने संरक्षण दिया था। साथ ही साथ इसी के काल में कौन रहता था, अश्वघोष, और अश्वघोष ने ही क्या लिखा था दोस्तों, महाविभाष सूत्र। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभाष, इसका संकलन किया। साथ ही साथ कई मठ और स्तूपों का निर्माण कराया। साथ ही बौद्ध संगीतियों के निर्णय को, है ना, जो भी बौद्ध संगीतियां हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो निर्णय लिए गए उन्हें तांबे पत्र में लिखवाया और पत्थरों की मंजूषाओं पर रखकर स्तूप का निर्माण कराया, ताकि लोग जो है, लोगों में प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट कराया था। नेक्स्ट आता है एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्वान के रूप में हर्ष, तो हर्षवर्धन कौन था दोस्तों, तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था हर्षवर्धन, जो कि खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसी 3 संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। और कुछ लोग कहते हैं कि पैसे देकर की थी, लेकिन किसी और से करा ली थी खुद के नाम पर, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे कि बाण भट्ट, इनके क्या थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये वही बाण भट्ट हैं जिन्होंने पार्वती मंगल, कादम्बरी जैसी रचनाएं की हैं। विदेशी यात्री हैंसोंग को राजाश्रय दिया था। सभी धर्मों का आदर किया। साथ ही साथ दोस्तों मोक्ष परिषद या कुंभ प्रति 5 वर्ष में मोक्ष परिषद का निर्माण कराया, और इस प्रकार से ये एक प्रमुख योद्धा, विद्वान एवं धर्म के संरक्षक थे। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत 2015 में पूछा गया है। तो जैन धर्म की देखिए एक ये, इसमें अपन ने क्या दे दिए, एक सबसे पहले शुरुआती तौर पर एक हेडिंग या फिर उसका एक इंट्रो। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1 लाइन का इंट्रो देना है, यदि जरूरत लगती है तो, अंतर में नहीं। तो क्या थे सिद्धांत, तो सबसे पहले अहिंसा आ जाता है, अनिश्वरवादिता, आत्मवादिता, सप्तभंगी अष्यादवाद का सिद्धांत, सत्य का पालन किया, पंच अणु व्रत का सिद्धांत दिया था। तो ये क्या थे, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। 2016 में क्वेश्चन आया था। तो देवदासी प्रथा दोस्तों, जब मौर्य काल का मौर्य काल जो है वो अपनी समाप्ति पर और उत्तर मौर्य काल का प्रारंभ हो रहा था 6ठी शताब्दी में, उस समय पर भारत में देवदासी जो प्रथा थी ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और दोस्तों इसमें होता क्या था, होता ये था कि जो जितनी भी कुंवारी कन्याएं होती थी उनका विवाह धर्म के नाम पर मंदिरों में भगवान से कर दिया जाता था, या मंदिरों में वो समर्पित हो जाती थी, दान दे दी जाती थी। इसे क्या कहा गया, देवदासी प्रथा कहा गया। दक्षिण भारत में ये प्रथा सबसे ज्यादा जो थी वो प्रचलित थी, जिसमें दोस्तों यदि हम बात करें तो देवदासी को भी कई कई भागों में जो है वो, जैसे कि भक्ता, मृत्या, नागरा, अलंकारा, है ना, दत्ता, विक्रांता, ये क्या थे दोस्तों, ये डिवाइडेशन था, विभाजन था। पतन का कारण क्या है, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो कालिदास जी हैं, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेघदूतम में देवदासी प्रथा के बारे में सीधा सीधा जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र नगर की प्रशासनिक व्यवस्था। तो मेगास्थनीज, देखिए किसी भी साम्राज्य की जब प्रशासनिक व्यवस्था आपसे पूछी जाए तो किसके द्वारा पूछी जा रही है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो अब इसने कोई ना कोई बुक लिखी होगी और उसी में क्या लिखा होगा,
प्रशासनिक व्यवस्था लिखी होगी। तो मेगास्थनीज ने अपनी कृति, मतलब कोई भी जो बुक है तो वो लिखना है, अपनी कृति इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किया। और कैसे उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र को इसने मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा कहा था। क्या बोला था? पोलीब्रोथा कहा था, जहां पर पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। जहां के जो राजभवन थे वो लकड़ी से निर्मित थे। साथ ही साथ महिला सैनिक एवं गुप्तचर के रूप में महिला भी कार्य करती थी, क्योंकि हम देखिए, आपने सुना भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की खुद अंगरक्षक कौन थी? तो बॉडीगार्ड कौन थी? तो महिलाएं हुआ करती थी। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़े, देखिए मौर्य काल में जो प्रांत था वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन है वो 30 सदस्यीय एक मंडल क्या करता था? संभाला करता था। और इस प्रकार से मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि इसके जो भवन थे वो कैसे बने थे, लकड़ी से निर्मित थे, सबसे ये राजधानी हुआ करती थी, सबसे शक्तिशाली नगर भी था। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। प्रांत जो था वो क्या था? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी और नगर का प्रशासन 30 सदस्यीय एक मंडल करता था। उत्तर मेरु, यहाँ पर आता है एक संगम वंश से क्वेश्चन। और दोस्तों, उत्तर मेरु अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन, ये 11 मार्कर में भी आ चुका है, ये 6 मार्कर में भी आ चुका है ना? तो आपको देखना है उत्तर मेरु अभिलेख के बारे में। उत्तर मेरु अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन, भारत में दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का सबसे पहली बार यदि प्रारंभ किया है तो वो चोल वंश ने किया है। और इसके स्रोत क्या है? परांतक प्रथम का उत्तर मेरु अभिलेख। परांतक प्रथम कौन था? तो ये दोस्तों चोल वंश का राजा हुआ करता था। इसी का ही उत्तर मेरु अभिलेख से जिसकी जानकारी मिलती है, जिसमें गांव को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक साधारण गांव हुआ करते थे जिन्हें उर कहा जाता था, एक साधारण गांव जिन्हें उर कहा गया। फिर उसके बाद में दोस्तों जो कर मुक्त गांव हुआ करते थे उन्हें अग्रहार कहा जाता था। और एक होते थे देवदान, है ना, मंदिरों को दान में दिए गए जो गांव हुआ करते थे उन्हें देवदान कहा जाता था। और 3 प्रकार की ये गांव की श्रेणियां थी और 3 प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, उर सभा, नगरम और बालिग, है ना। और ये क्या होती थी? ये सभा थी जो कि बालिग सदस्यों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा निर्मित संस्था हुआ करती थी, जहां पर बैठने के लिए एक निश्चित स्थान हुआ करता, जो कि आज पंचायती राज व्यवस्था में जो कुछ भी होता है आप वो ये सब उसमें लिख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन, है ना, कि जो स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति होते थे, है ना, वो क्या करते थे? गांव की पेयजल समस्या, गांव की रोड, है ना, सड़कों का निर्माण, पेयजल समस्या, बिजली, भवन आदि को जो है वो देखा करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। दोस्तों फिर से यहाँ पर आता है 2017 में सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता, तो काल लिखना है कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता थी। जहां पर दोस्तों यदि हम बात करें पतन के कारण, तो एक विचार है और एक विद्वान है। तो एक विद्वानी मत है कि इसका पतन कैसे हुआ होगा, तो जैसे कि विद्वान मत है ना कि बाहरी आक्रमण से पतन, किसने कहा है? तो बाहरी आक्रमण की व्हीलर पिगट महोदय ने क्या कहा कि बाहरी आक्रमण से पतन हो गया होगा। आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा, जिसके कारण सिंधु सभ्यता जो थी वो क्या हो गई? सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। या फिर मानना है कैसा कि बाढ़ आ गई होगी, जिस कारण से भी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया होगा। मलेरिया या महामारी से, है ना, क्योंकि देखिए सिंधु सभ्यता का जो लास्ट स्टेज थी 1750 ईसा पूर्व, यहाँ पर दोस्तों काफी गंभीर बीमारियां, मलेरिया जैसी महामारियां आ गई होंगी, जिसके कारण ये जो है वो पतन हो गया। इसके अलावा पारिस्थितिकी असंतुलन को और जलवायु परिवर्तन को भी उत्तरदायी माना गया है। और फील्ड सर्विस हो गया, मार्शल और कैनेडी आदि विद्वानों ने जो है वो पतन का कारण बताया है। नेक्स्ट, इनमें से जो सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है, सर्वमान्य कारण माना जाता है दोस्तों, वो क्या था? जलवायु परिवर्तन और आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से भी ज्यादा जलवायु परिवर्तन जो है वो सिंधु सभ्यता के पतन का सर्वमान्य कारण है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। तो आप इसको देखिए, ये इसमें ऐसा दिया हुआ है, लेकिन 4 पॉइंट, ये महावीर की बुक है दोस्तों, अच्छे से लिखा हुआ है महावीर की बुक में। महावीर के साथ साथ दर्पण एकेडमी है, उसके भी आप नोट्स जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे महावीर ज्यादा बेस्ट लगी तो मैं आपको उसी का ही रिव्यू बता सकती हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक संरचना।
है ना। आप लिख सकते हैं कि जो सामाजिक संरचना, पहला पॉइंट, सामाजिक संरचना कैसी थी, चार समाज जो था वो चार भागों में विभाजित था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। स्त्रियों की दशा कैसी हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल में, तो महिलाओं की स्थिति कैसी हुआ करती थी, तो जो महिलाओं की स्थिति जो है ऋग वैदिक काल की अपेक्षा कमजोर स्थिति हो गई, जहां पर इन्हें यज्ञ हो गया, शिक्षा हो गया, इनसे वंचित किया जाता था, है ना। फिर इसके अलावा दोस्तों मनोरंजन के कौन कौन से साधन हुआ करते थे, तो रथ दौड़ हो गया, है ना, घोड़ दौड़ हो गया, मुर्गा जो है वो नचाने की, शतरंज खेलना, ये सब इनकी क्या हुआ मनोरंजन के साधन होते थे। दोस्तों यदि हम व्यापार की बात करें तो ये आंतरिक और बाह्य व्यापार भी होता था, लेकिन वो आर्थिक स्थिति में आ जाएगा। फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं शूद्रों की स्थिति सामाजिक संरचना के अंतर्गत, कि जो समाज था वो चार वर्णों में विभाजित था, जिनमें सबसे दयनीय स्थिति किसकी थी, तो शूद्रों की हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है कि बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। 2018 का क्वेश्चन था सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दोस्तों यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय की कौन कौन से कारण थे, जिसमें सामाजिक क्या कारण थे। तो दोस्तों सबसे पहला सामाजिक कारण ये था कि वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि बौद्ध धर्म जो है वो उदित हुआ। फिर पाली भाषा में क्या दिए गए, उपदेश दिए गए, और जो बौद्ध के जो सिद्धांत हुआ करते थे काफी सरल एवं सार्वभौम हुआ करते थे। जबकि दोस्तों यदि हम बात करें हिंदू धर्म में, तो यज्ञों का प्रचलन, कर्म कांड, पशु बलि इतना ज्यादा हो चुका था, जिसके कारण जो लोग हैं वो अब कठिनता से सरलता की ओर जाना चाहते थे। और जैसे ही ये सब बौद्ध धर्म में मिला, तो लोग जो है वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होते चले गए। आर्थिक क्या कारण थे दोस्तों, अनेक ऐसे राजश्रयों की प्राप्ति, जैसे कि राजाओं का संरक्षण मिला बौद्ध धर्म को, है ना। अशोक ने धम्म भैरी घोष से धम्म की नीति को अपनाया। फिर उसके बाद में हर्षवर्धन हो गया, कनिष्क हो गया, ऐसे शासकों को भी ऐसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अब जब कोई राजा ही क्या दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, तो प्रजा भी उस धर्म को मानने के लिए बाध्य होगी। नए नगरों की स्थापना, देखिए जब पाटलिपुत्र की बात करते हैं, है ना, पाटलिपुत्र हो गया, गिरिव्रज हो गया, साथ ही साथ दोस्तों यदि हम कुंडलवन की बात करें, तो ऐसे कई सारे नगर हैं जहां पर बौद्ध धर्म जो है उनको संरक्षण दिया गया। कृषिगत उपजों में वृद्धि, क्यों वृद्धि हुई, अब आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय होने का ये कारण क्या था, क्योंकि दोस्तों जो यदि हम बात करें ऋग्वेद की बात करें, तो वहां पर पशु बलि की प्रथा थी। अब खेत में जुताई के लिए जो है वो पशु चाहिए। अब जब यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है, यहाँ पर पशु बलि की निंदा की गई, पशुओं को संरक्षण दिया गया, तो जितने भी जो कृषक वर्ग था वो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, और जिससे उन्होंने पशुपालन किया, और पशुपालन से कृषि उपज में भी वृद्धि होती गई। लौह तकनीकी की भूमि, ये सब क्या कारण थे, तो हेंगसोंग और फाहियान ने दोस्तों, इत्सिंग ने जो 7वीं शताब्दी के सारे देशों में प्रचलित था बौद्ध धर्म, उसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी हुआ करती थी। तो राजनीतिक स्थिति देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसका वर्णन किस में मिलता है, तो जो 6ठी शताब्दी जो उत्तर मौर्य काल है उसमें दोस्तों कैसे किसका वर्णन किया गया, तो अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का, जिसमें ये कहा कि भारत में किसी एकमात्र का एक छत्र राज्य नहीं था। यहाँ पर अब भारत जो है वो छोटे छोटे गणतंत्र या राजतंत्रों में विभाजित हो चुका था। यहाँ पर ही 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, और ये जो थी इसकी भारत की अब राजनीतिक स्थिति यूनान के समान हो चुकी थी, जहाँ पर भारत में, है ना, मगध, अंग, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, है ना, अस्मक, अवंती, गांधार, कन्नौज, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन जैसी जो महाजनपदें थी, अब वो क्या हो चुकी थी, उनका उदय हो चुका था। देखिए सबसे पहले कबीलों को क्या कहा गया, जन। फिर जन के बाद क्या बना, जनपद बनी। जब बहुत सारे जन बन गए तो जनपद बनी, और जब बहुत सारी जनपदें बन जाती हैं तो क्या हो जाता है, एक गणतंत्र महाजनपद बन जाती है। और इस प्रकार से 16 महाजनपद जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है 2020 का क्वेश्चन कि जो बलाथल संस्कृति है ये क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों बलाथल संस्कृति ये राजस्थान के उदयपुर में उदित हुई है, और ताम्र पाषाण कालीन एक संस्कृति है।
अब यहाँ से सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ना क्वेश्चन पूछकर दोस्तों ये हड़प्पा के समानांतर जो भारत में संस्कृतियां थी उनसे संबंधित क्वेश्चनों को पूछा गया है। नए पैटर्न पर आधारित ये हमें 2020 का पहला पेपर हमें जो है वो मिला है, जिसके अनुसार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। प्रमुख विशेषताएं कि इस सभ्यता में तांबे के बने उपकरण और अस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां पर बर्तन लाल काले बर्तनों पर सफेद चित्र है ना, कि लाल काले बर्तन बैकग्राउंड है और उन पर सफेद चित्र जो है वो बने हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के जो लोग थे उनके बारे में बता दिया कि ये जो संस्कृति है बलाथल संस्कृति, यहाँ के अधिकांशतः लोग मांसाहारी हुआ करते थे। नेक्स्ट दोस्तों अब आ जाते हैं हम 15 और 11 नंबर के क्वेश्चंस पर। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य के बारे में 2020 से क्वेश्चन आया था। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य, तो दोस्तों कुछ साहित्य की जब बात करें, वैज्ञानिक साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें अंतरिक्ष संबंधी भी आएगा, इसमें चिकित्सा संबंधी आएगा, इसमें कृषि संबंधी आएगा, इसमें गणित से संबंधी आएगा। वैज्ञानिक साहित्य जैसे अंतरिक्ष संबंधी जो है वो वराहमिहिर ने बृहत संहिता में वर्णन किया है। आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत लिखी थी। आर्यभट्ट ने ही दोस्तों आर्यभट्टियम में जो है वो अंतरिक्ष संबंधी है ना, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में भी बताया हुआ था। फिर इसके अलावा सूर्य सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका के बारे में भी आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। तो वराहमिहिर और आर्यभट्ट आपको अंतरिक्ष विज्ञान में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर याद रखनी है। चिकित्सा संबंधी जैसे कि चरक के द्वारा है ना, चरक संहिता, और सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई। और पहले सुश्रुत जो है ये पहले शल्य चिकित्सक जो है कहे जाते हैं, चिकित्सा पद्धति के जनक कहे जाते हैं। और इस प्रकार शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन सर्जरी कैसे हुई, तो इन सब के बारे में दोस्तों चिकित्सा संबंधी जो है वो चरक और सुश्रुत के द्वारा बताया गया है। गणित संबंधी नागार्जुन के द्वारा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, त्रिकोणमिति की अनेक प्रमेयों के बारे में लीलावती नामक एक पुस्तक में गणित संबंधी सूत्रों के बारे में बताया है। कृषि संबंधी तो अमर सिंह की अमर कोश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया, तो दोस्तों देखिए जब है ना 269 ईसा पूर्व में जब अशोक गद्दी पर बैठता है और 261 ईसा पूर्व में जब क्या होता है कलिंग युद्ध होता है, तब यहाँ पर कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक भैरी घोष से धम्म घोष की ओर अग्रसर करता है, जिसमें वह 13 शिलालेख हो गया, 7 स्तंभ लेख हो गया, कई अभिलेखों को खुदवाता है। और इन्हीं में ही दोस्तों अशोक के द्वारा धम्म प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की जाती है। महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन 5वें शिलालेख में अशोक के द्वारा किया गया। और धम्म यात्राएं जिस प्रकार से आज जो है ना G20 की समिट हो रही है, SCO की समिट हो रही है ना, UNO की समिट हो रही है, ठीक उसी प्रकार से अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका और धम्म यात्राएं हैं वो आयोजित की, जहां पर लोगों को धम्म के बारे में, बौद्ध धम्म के बारे में, अहिंसा के बारे में जाकर जो है वो बताया गया, धम्म यात्राओं का वर्णन किया था। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत युद्ध बंद किए और हिंसा का परित्याग किया। मतलब अशोक ने खुद से ही क्या किया, अशोक ने जैसे ही उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म में अशोक शिक्षा प्राप्त करता है, तो अशोक ने ये कसम खाई कि अब मैं जो है वो अहिंसा को अपनाऊंगा, हिंसा का परित्याग करूंगा और युद्ध जो है वो समाप्त, अब युद्ध में नहीं करूंगा। क्योंकि कलिंग में इतनी भयानक और विवित्स जो है वो घटना हो गई थी, कलिंग में हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। फिर उसके अलावा दोस्तों लोक कल्याण एवं नैतिक उत्थान के लिए भी इसने कई कार्य किए थे। अस्पतालों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण कराया, बांधों का निर्माण कराया, ये सब क्या किए थे अशोक के द्वारा। अनेक स्तूपों, मठों का निर्माण कराया। ठीक, इसके अलावा दोस्तों लगभग कहा जाता है कि 84,000 स्तूप और मठों का निर्माण कराया था अशोक के द्वारा, जिनमें से एक सांची भी है। लोक कल्याण एवं नैतिक उत्थान के विभिन्न कार्य किए। यातायात के सुगमता के लिए कई मार्ग बनाए, जो कि धर्म प्रचार में भी जब मार्ग सही होता है तो दिशा भी क्या होती है, सही होती है। तो दोस्तों यातायात की सुगमता के लिए अनेक मार्गों का निर्माण कराया। अब मूल्यांकन है कि अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भी भेजा था, ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार से अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो अशोक की है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का वर्णन करना है। कि भाई ये 2016 का क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जो सांस्कृतिक
संपर्क था वो कैसा था? तो आखिरकार सबसे पहले संपर्क का कारण क्या था? दोस्तों, संपर्क का कारण साम्राज्यवादी भी हो सकता है, संपर्क का कारण राजनीतिक भी हो सकता है, संपर्क का कारण वाणिज्यिक भी हो सकता है, संपर्क का कारण धार्मिक भी हो सकता है, जैसे कि अशोक ने भेजा तो कुछ धार्मिक कारण भी था, है ना। फिर उसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, बाली, मलाया, है ना, श्याम, थाईलैंड का नाम, जो श्याम क्या है, थाईलैंड, आधुनिक जो थाईलैंड है उसका, तो ये सब क्या थे? तो ये सब दोस्तों बौद्ध, ये उस समय के सबसे प्रमुख दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध स्थापित करने के प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है मगध उत्कर्ष में बिंबिसार की महत्वपूर्ण भूमिका का मूल्यांकन करना है कि मगध का उत्कर्ष जब हुआ तो बिंबिसार की क्या भूमिका थी। दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार की जगह आपको कोई भी नाम जो है वो आकर दे देगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इनको काम बताना है कि काल बताना है कि इनका जो काल है वो कब से कब तक था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था, है ना। इनका काल 544 ईसा से 492 ईसा पूर्व के बीच था। और यहाँ पर दोस्तों बिंबिसार ने मगध की राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह को बनाया था। अंग के शासक वैशाली, है ना, अंग शासक और वैशाली के लिच्छवी से वैवाहिक संबंध बनाकर मगध को मजबूत किया कि वैशाली के जो लिच्छवी है उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। जो अंग महाजनपद थी वहां के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली और अपनी राजधानी मगध को मजबूत बनाने का काम किया। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा जो है क्या क्या, बौद्ध धर्म का संरक्षक बना। कौन? बिंबिसार। अब जब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो प्रजा को भी क्या बताया, तो प्रजा के प्रति भी लोक कल्याण की भावना से अनेक कार्य किए। चंड प्रद्योत के यहाँ जीवक को भेजकर कुशल विदेश नीति की भी नींव जो है वो रखी थी। गुप्त काल से एक नए क्वेश्चन या दोस्तों मगध से एक नए क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया। तो भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय इतिहास की खोज में किस प्रकार सहयोग दिया। तो सबसे पहले जब भारतीय पुनर्जागरण चल रहा था तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने, उन्मूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मूर्ति पूजा का खंडन किया, जिसके कारण भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने में सहायता प्रदान हुई। साथ ही साथ स्त्री समानता की भी बात जो है वो भारतीय पुनर्जागरण ने स्त्री समानता की बात की। सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और भौतिकवादी और यथार्थवादी आध्यात्म की ओर उन्मुख जो है वो समाज हो चुका था। क्योंकि देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद राणादे के द्वारा, दोस्तों यदि हम बात करें महादेव गोविंद राणादे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की। तो ये जितने भी उस समय वेदांत सोसाइटी है या फिर वेदांत सोसाइटी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये जितने ब्रह्म समाज, ये जितनी भी सोसाइटी हुआ करती थी, समाज हुआ करते थे, ये दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का कार्य कर रहे थे। ये भारत में जितनी भी रूढ़िवादिताएं हैं उनको उन्मूलित करके एक परंपरावादी, आधुनिकता के साथ परंपरावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे कि परंपरावादी तो रहे लेकिन रूढ़िवादी ना रहे। देखिए रूढ़िवादिता और परंपरावादिता में बहुत अंतर है। जो लोग ये सोचते हैं कि एक ही है वो थोड़ा सोच बदल लें, क्योंकि रूढ़िवादिता अलग चीज है और एक परंपरावादिता एक अलग चीज है। नेक्स्ट 2017 का क्वेश्चन था कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना सही है क्या। तो दोस्तों जो गुप्त काल था इसकी स्थापना श्री गुप्त ने कौशाम्बी में की थी। और कब की थी? 240 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में। और प्रोफेसर ये आपको जरूर याद रखना है, B.N. लूनिया। दोस्तों B.N. लूनिया ने ही इन्हें देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। ये फिर से क्वेश्चन आ सकता है, रिपीटेशन होने की संभावना प्रबल है, तो ये वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए गुप्त काल क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ सामाजिक कारण होंगे, कुछ राजनीतिक कारण होंगे, कुछ आर्थिक कारण होंगे कि कृषि व्यापार अच्छा है तो लोगों की आय कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो दोस्तों उपज अच्छी होगी,
उपज अच्छी होगी तो भू राजस्व अच्छा लिया जाएगा। अब जब भू राजस्व अच्छा होगा तो दोस्तों वहां का जो राजा है वो प्रजा हित में कार्य करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त हैं, कई कई महान है ना कार्य किए हैं। सामाजिक तौर पर यदि हम बात करें तो राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक एकता हुआ करती थी। कलाओं का विकास तो सांस्कृतिक भी है, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के द्वारा कांच के सिक्के चलाए गए। फिर इसके अलावा रूढ़िवादिता, देखिए रूढ़िवादिता अलग चीज होती है। तो देखिए रूढ़िवादिता मैंने अभी कहा परंपरावादिता थी, लेकिन रूढ़िवादिता जो थी वो अन्य मुकाबलों में थोड़ी कम थी। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों को क्या दिया गया था, महान साहित्यकारों को यहाँ पर संरक्षक दिया गया था। जैसे कि गुप्त काल में हम बात करें तो आर्यभट्ट हो गया, है ना, कालिदास जी हो गया, वराह मिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, इन्हें क्या दिया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। फिर इसके अलावा विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का उदय हुआ। तो आप अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारणों में भी इसे बांट सकते हैं और आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो हर्षवर्धन के बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, तो कुछ ना कुछ तो देखिए, या तो बुक लिखी होगी किसी ने, तो हैंसोंग आया था तो हैंसोंग का विवरण मिल जाता है। हैंसोंग का सीयू की, है ना, हैंसोंग के द्वारा कौन सी, सीयू की बुक लिखी गई थी। तो सीयू की में जो है वो हर्ष के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन किया है। अब कुछ साहित्य लिखा होगा तो भैया बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना की गई थी, तो जिससे हमें हर्ष की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी मिलती है। अब कुछ मोहरें चलाई होंगी, कुछ है ना, तो कुछ मोहरें चलाई होंगी, जैसे कि नालंदा हो गया, सोनपत हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, यहाँ से कन्नौज हो गया, यहाँ से हर्षकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। फिर अभिलेखों से भी क्या मिला है, जैसे कि जो बांसखेड़ा या बसखेड़ा अभिलेख है, मधुबन प्रशस्ति है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मधुबन प्रशस्ति का संबंध किससे है, तो हर्षवर्धन से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। दोस्तों आर्थिक स्थिति, यहाँ पर आपसे हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये पूछ लिया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में पूछा जा सकता है। आर्थिक स्थिति आई थी तो देखिए ये एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के जो भवन थे ये ग्रिड पद्धति पर क्या थे, तो आधारित थे। दोस्तों यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति तब अच्छी होती है जब कहीं की कृषि अच्छी होती है। और कृषि देखिए, कृषि अच्छी तब होती है जब इसकी टेक्निक अच्छी होती है, जब तकनीक अच्छी होती है। अब ये तकनीक कब आएगी, जब लोगों के पास क्या होगी, मुद्रा होगी, लोगों के पास जब पैसा होगा। अब मुद्रा देखिए, मुद्रा कैसे आएगी, अब मुद्रा के लिए दोस्तों क्या करना होगा, पशुपालन करना होगा या व्यापार करना होगा, जिसके कारण क्या आती है, तो मुद्रा आएगी। अब मुद्रा है तो तकनीक है तो इससे क्या अच्छी होगी, कृषि। अब जब कृषि कैसे करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों लोग सिर्फ गेहूं चावल नहीं, तो देखिए जबकि राई, जौ, मटर, चावल आदि की कृषि जो है वो हड़प्पा सभ्यता के वासी किया करते थे, और कृषि आधारित उद्योगों की संख्या भी काफी अच्छी थी। दोस्तों पशुपालन की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो हड़प्पाई सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ये नगर कैसे थे, तो नगर तो कैसे थे, नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर कैसा है, एक नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन कृषि कैसी हुआ करती थी, तो ये कृषि कैसी हुआ करती थी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, एक उन्नत कृषि आधारित थी। पशुपालन जिसमें बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि, है ना, आदि का क्या किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। फिर लास्ट में देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है मुद्रा, तो यहाँ पर कैसी मुद्राएं मिली हैं, तांबे के सिक्के भी मिले हुए हैं। सबसे पहले तांबे का सिक्का जो है वो मिला हुआ था, जिसमें जो क्रय विनिमय व्यवस्था भी जो थी यहाँ पर लागू थी, वस्तु विनिमय प्रणाली भी जो है वो लागू हुआ करती थी। फिर इसके अलावा वाटर सिस्टम। व्यापार की बात करें तो दोस्तों व्यापार सिर्फ यहाँ से ही नहीं, बल्कि धातुओं का, चाहे वो पत्थर का व्यापार हो, धातुओं का व्यापार हो, चांदी का व्यापार हो, हड्डियों का व्यापार हो, इन सब का व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आदि जगह से भी मिलता है। लार्ज वर्थ दोस्तों, जो लार्ज वर्थ है
इसका यहाँ पर लार्ज वर्थ में रत्नों का व्यापार किया जाता था और बाह्य एवं आंतरिक व्यापार की भी व्यवस्था की गई। आंतरिक व्यापार दोस्तों बैलगाड़ियों से किया जाता था, है ना, नक्का गाड़ी बैलगाड़ी से किया जाता था, जबकि जो बाह्य व्यापार है ये नावों से किया जाता था। शिल्प और तकनीकी विज्ञान, तो आपको कोई भी यदि हड़प्पा पूछे या कोई भी वंश का आपको या वैदिक सभ्यता का आपसे सामाजिक स्थिति या आपकी आर्थिक स्थिति पूछे तो आपको कृषि लिखना है, आपको पशुपालन लिखना है, आपको मुद्रा लिखनी है, आपको देखिए शिल्प एवं तकनीकी ज्ञान लिखना है कि कैसे इनको शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग देखिए कांसे और तांबे को, है ना, तो इन्होंने क्या किया कर लिया था। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने कांसे का आविष्कार कर लिया था, तांबे में इन्होंने टिन मिला दिया और तांबे में टिन मिला के कांसे का आविष्कार किया, जिससे धातु शिल्प तैयार किया। और यही धातु शिल्प जो है ये क्या था, एक तकनीक बनी कि अब तांबे के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मूर्तियां बनाना जो है वो प्रारंभ हो जाता है। और तांबा मिलता कहाँ से था? तो राजस्थान के खेतड़ी से मंगाने के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो कपड़े के छाप के प्रमाण भी जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। उन्नत बाजारिक चाहुंदरों से मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के लिए दोस्तों आप उदाहरण में एक और यहाँ पर लिख सकते हैं। कृषि में आपको लिखना है कि जुते हुए बनावली से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। काली जो है ना, काली रंगा है, यहाँ से भी काली बंगा है, वहां से भी जो है वो खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगपुर से चावल की धूनी जो है, चावल की जो धूसी है वो प्राप्त होती है। तो ये जो कुछ है आप एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर वही गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी, ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन देखिए जिस प्रकार उसमें वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पूछ लिया था, क्वेश्चन वही था, वैसे ही क्वेश्चन जो है वो आया था। एक क्वेश्चन और है, गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का विकास। तो गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य का विकास, जहां पर दोस्तों यदि पहले आप डिवाइड कर लेंगे कि वास्तुकला एवं स्थापत्य कला और मूर्ति कला एवं चित्रकला। तो वास्तुकला क्या थी? गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिरों का निर्माण जो है किया गया। मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में, है ना, मंदिरों में गर्भगृह का निर्माण भी गुप्त काल की ही देन आ जाती है। फिर जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें शिखर का क्या मिला है, पहला उदाहरण मिलता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। साथ ही साथ दोस्तों छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग किया गया मंदिरों में दोस्तों बरामदे का प्रयोग किया गया। मंदिरों में ब्राह्मण और बौद्ध जो है इनके भी मंदिर बनाए गए। और सबसे अच्छा एक उदाहरण क्या मिलता है, उदयगिरी की बराह, 5वें नंबर की गुफा, उदयगिरी की बराह की गुफा जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन अजंता और महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये भी दोस्तों गुप्त काल से ही, है ना, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो गुप्त काल से ही संबंधित है। और इस प्रकार मूर्ति कला की बात करें तो जैसे कि सारनाथ की मूर्तियां, अजंता की गुफाओं में बौद्ध मूर्तियां, गंगा यमुना की मूर्तियां, मथुरा शैली में बनी हुई जैन मूर्तियां, ये सब मूर्तियां जो हैं ये गुप्त काल की क्या थी, देन थी, ये आपको याद रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ, मेंस पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड नेक्स्ट कवर करेंगे हम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।